बजट से लेकर देश की आर्थिकी पर पैनी नजर, टैक्स की हर समस्या का समाधान। टैक्स एक ऑब्लिगेशन है, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक कॉस्ट है। अगर आप उसके इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट लोड करेंगे तो बेसिकली इट्स ए टैक्स ऑन कैपिटल। इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट खराब होता है और एक टैक्स टेररिज्म जैसा माहौल बन रहा था एंजल टैक्स की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि इसको हटा दिया गया। इससे इंडिया की एफडीआई को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और इन जनरल बिजनेस क्लाइमेट को काफी मदद मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंट की दुनिया का बड़ा नाम चंदन कर्महे, भारत की शान। नमस्कार, भारत की शान में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज भारत की शान में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र में योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन माने जाने वाले सीए परीक्षा में से एक में सफलता प्राप्त की और 21 साल की निर्धारित उम्र से पहले ही ये परीक्षा पास करके एक नया कीर्तिमान भी रच दिया। चंदन कर्महे दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस लॉ सेंटर से कानून में स्नातक हैं और भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं। वो नियमित रूप से भारत की प्रमुख पत्रिकाओं के लिए कॉलम लिखते हैं। उनके काम को शोध पत्रों में शामिल किया गया है। इन्हें उनके विचार, नेतृत्व, लेखन और वित्त, व्यापार, कानून और सार्वजनिक नीति में एक युवा विचारक के तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। तो बहुत स्वागत है चंदन कर्महे जी आपका भारत की शान में। आपसे अब सवालों का हम सिलसिला शुरू करेंगे। अच्छा, बजट में कैपिटल गेन्स में किए गए बदलावों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसे मैं सही नहीं मानता हूँ इस वजह से, क्योंकि अगर आप ब्रॉडली बजट का स्ट्रक्चर देखें तो फॉरेन कंपनीज पे टैक्स को नीचे लाया गया, स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स हटाया गया। पर मैं अगर इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, STCG और LTCG दोनों में बदलाव किए गए। LTCG से इंडेक्सेशन हटा दिया गया। इसकी वजह से रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और आप देखिए, अगर लिस्टेड स्टॉक मार्केट स्पेस भी आप देखें, जब इंडिया की अट्रैक्टिवनेस देखते हैं तो वो रिलेटिव लेवल पे आप देखेंगे। मान लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट 10-11% पे परफॉर्म कर रहा है और बाकी स्टॉक मार्केट 9-10% पे परफॉर्म कर रहे हैं। उस पर अगर आप टैक्स लोड कर देते हैं तो उसका रिलेटिव जो अट्रैक्शन है वो गिर जाता है। तो और ये एक तरह से एक मैसेज भी इसका बहुत क्लियर नहीं है। एक नॉन डिस्क्रिप्ट मूव लगा मुझे कि इसका एंड गोल क्या है। अच्छा, गोल्ड पे कम कर दिया गया, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आप ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनको गोल्ड की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ जा रही है, जहाँ वो फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना चाहती है। तो इस पर बहुत क्लियर मैसेजिंग नहीं आई कि कैपिटल गेन पे क्यों टैक्स लोड किया जा रहा है। और अच्छा, इससे भारत के शक्कर को भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस पर क्लैरिटी नहीं है और मैं इसको कोई बहुत अच्छा कदम भी नहीं मानता हूँ। यानी आप इसे अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा, बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस तो खूब सुने हैं, लेकिन आज एक सीए को सुनना चाहेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। और जहाँ तक बजट एक इकोनॉमी और फाइनेंस का स्टेटमेंट है, ये एक इंडिया की पॉलिटी का भी स्टेटमेंट है, ये एक विजन का भी स्टेटमेंट है। आप इंडिया के बजट को उसकी पॉलिटिकल रियलिटी से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आंध्रा और बिहार सरकार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। वहाँ की जो पार्टीज़ हैं उनके बिना ये सरकार नहीं बन सकती थी। तो उसका डिसोल्यूशन, उस रियलिटी का डिसोल्यूशन आपको यहाँ की बजट में ज़रूर दिखता। और जो प्रावधान किए भी गए हैं बिहार और आंध्रा के लिए, बिहार के लिए जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए है या पावर प्लांट के लिए है या फ्लड रिलीफ के लिए, आंध्रा के लिए कैपिटल के लिए, ये सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट वाले हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से भारत की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। हर बजट में किसी ना किसी स्टेट को कुछ ना कुछ मिला है। कभी कर्नाटक को मिलता है, कभी मुंबई को मिलता है, कभी कश्मीर को मिलता है। हाँ, इस बार पॉलिटिकल रियलिटी कुछ और है, इस वजह से इस बजट में आंध्रा और बिहार को जगह दी गई। इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आंध्रा और बिहार भी भारत के ही राज्य हैं और उनको बिल्कुल उनका शेयर मिलना चाहिए। अच्छा, आपने हाल ही में एक अखबार के लिए भारत मॉरिशस संधि में बदलाव के बारे में भी लिखा है। आपकी सोच हमने देखी है वहाँ पर। हमें इस बारे में भी बताएं कि भारत और मॉरिशस दोनों को कैसे इम्पैक्ट करेगा। देखिए, मॉरिशस एक बहुत इंटरेस्टिंग देश है। वहाँ कुल 14 लाख लोग रहते हैं और उसकी खुद की GDP $14 बिलियन है। 2000 से 2024 के बीच में मॉरिशस ने भारत में $170 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके पीछे ये है कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक टैक्स ट्रीटी थी। टैक्स ट्रीटी है, उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया।
उसमें आर्टिकल 13 में ये लिखा था कि इंडियन कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करती है मॉरिशस के रेसिडेंट्स और उस पर कोई कैपिटल गेन होता है तो उसका टैक्स मॉरिशस में किया जाएगा। अब मैजिक यहाँ है, मॉरिशस में कैपिटल गेन उस पर लगता ही नहीं था, तो ये डबल नॉन टैक्सेशन का केस था। इससे क्या है, मॉरिशस एक पूलिंग व्हीकल बन गई दुनिया भर के देशों के लिए जो इंडिया में इन्वेस्ट करती थी मॉरिशस के थ्रू। इसीलिए एक $14 बिलियन की जीडीपी का देश $170 बिलियन इन्वेस्ट करता था। 2017 तक भारत की टोटल एफडीआई का 34% मॉरिशस से आ रहा था। 2016 में क्या हुआ, कुछ प्रेशर आया ओईसीडी की तरफ से, फिर पैराडाइज पेपर्स आए, तो उस वजह से काफ़ी चेंजेस कर दी गई इस ट्रीटी में और जो बेनिफिट पहले था कैपिटल गेन का वो हटा दिया गया, फिर गार भी ला दिया गया। अच्छा, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी गया था पहले, ये इसमें एक लैंडमार्क केस आया है आज़ादी बचाओ आंदोलन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ट्रीटी शॉपिंग नेसेसरी ईविल है। अच्छा, ये ट्रीटी भी जब की गई तब भारत, ये 1980 का दौर था जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, हमें इन्वेस्टमेंट सही में चाहिए थी, और मॉरिशस भी रम डिस्टिलर्स और शुगर प्लांटेशंस का देश था, उसको भी सबने राइट ऑफ कर दिया गया था, तो उसको भी फाइनेंशियल न्यूक्लियस बनना था, तो ये बड़ी एक कन्वीनियंस की संधि हुई थी। अब ये पूरी तरह से इसका बेनिफिट खत्म हो चुका है, तो मैंने इस पर लिखा भी है कि ये टंबल है टैक्स हेवन का, तो मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट अब आता मुझे दिख नहीं रहा है। अब ये है कि भारत इसके लिए क्या करेगा। इंडिया का एफडीआई अभी काफ़ी, इसकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, वी आर एट 0.6% ऑफ जीडीपी, लास्ट टाइम ये 2005-06 में था, और इसका प्रमुख और एक मेजर कारण है कि मॉरिशस के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। चाइना जब ग्रो कर रहा था तो वहाँ पे एफडीआई जीडीपी का 5% था, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ में और भी ज़्यादा था, तो हमें एज ए कंट्री हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम इंडिया को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें जॉब्स चाहिए और एफडीआई उसका एक प्रमुख सोर्स है, तो वो इन्वेस्टमेंट हम कैसे लाएंगे। अगर मॉरिशस नहीं ठीक है तो क्या वो गिफ्ट सिटी के रूट से लाएंगे, किस रूट से लाएंगे। इसलिए इस पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे इंडिया और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मॉरिशस इज प्रीटी मच ओवर। अच्छा, एक मौजूदा वक्त में सपना भी देखा जा रहा है, तीसरे नंबर पर भारत आ जाए इकोनॉमी के लिहाज से, और 2047 तक विकसित भारत का सपना, ये सच होता हुआ नजर आता है? देखिए, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप जितना आपकी ग्रोथ रेट रहेगी, अगर ज़्यादा रहेगी तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे, अगर कम रहेगी तो आप कम पहुंचेंगे। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम तीसरे नंबर पे जाएं या दूसरे नंबर पे जाएं या पहले नंबर पे जाएं। नियम से तो हमें पहले नंबर पे जाना चाहिए। हाँ, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, हमारे पास डेमोग्राफिक्स है, हमारे पास इंटरनल डिमांड है, हमारे पास डिटर्मिनेशन भी है, और एक ये पॉलिटिकल कंसेंसस भी बन चुका है कि ग्रोथ इंडिया का इरिवर्सिबल है। 1991 के बाद हमारा डायरेक्शन क्लियर है, हमारे पास पोटेंशियल तो सारा है, और विकसित तो, अब जैसे मॉरिशस की मैं बात कर रहा था, मॉरिशस का पर कैपिटा इनकम $10,000 है, हम हैं करीब $2,000 पे, चाइना भी हमसे काफ़ी आ गए, यूएस भी हमसे काफ़ी आ गए, तो कहाँ हम पहुँचते हैं एज एन इकोनॉमी, हमारी रैंकिंग क्या होती है, ये हमारी ग्रोथ रेट का फंक्शन है। अगर हम अच्छा ग्रोथ रेट रजिस्टर करते हैं तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, पर इट्स मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें रैदर देन इस बड़ा सपना देखना अच्छी बात है, पर अल्टीमेटली जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे एज एन इकोनॉमी, आप तीसरी दूसरी नंबर पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए इसमें ग्रैन्युलर अप्रोच की ज़रूरत है, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम 10% के रेट पे ग्रो करें। यानी कि सपना हर सच पूरा हो सकता है, और बस उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, और उस दिशा में कदम मौजूदा सरकार के ज़रिए बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, चूँकि लोकसभा इलेक्शंस पर भी हमने बात कर ली है चंदन जी, और हमने बजट पर भी बात कर ली है। अब आखिरी सवाल मैं आपसे बजट को लेकर ये पूछना चाहूँगी, ये जो इस बार का आम बजट रहा, ये किसके लिए ज़्यादा सूटेबल, फ़ायदेमंद रहा? क्या ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए था, या फिर ये पूंजीपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए था? देखिए, मिडिल क्लास मुझे इसमें आउट ऑफ फेवर दिखा इस पूरे बजट की स्कीम से। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इंडिविजुअल, या आप जिसको मिडिल क्लास कह सकते हैं, वो इसके सेंटर में था। मुझे लगा कि इवन फ्रॉम इंडियाज़ पॉलिटिकल रियलिटी मिडिल क्लास को काफ़ी डिस्कार्ड कर दिया गया है। इसकी वजह सरकार के लोग बता सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये बजट ज़्यादा कॉर्पोरेट और स्टार्टअप सेंट्रिक था। ये भी होता है कि कई बार आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप देखिए, काफ़ी सिगरेट कंपनीज़ हैं जो सरकार को कन्विंस कर पाती हैं कि उस पर टैक्स ना लगाया जाए, इसकी वजह से उनके स्टॉक भी बढ़ते रहते हैं।
पर मिडिल क्लास का इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकार में। फिक्की उसकी बात नहीं करती, CII उसकी बात नहीं करती, और ऑर्गेनाइजेशन उसकी इतनी बात नहीं करती, जबकि बाकी इंडस्ट्री के सेंटर्स के पास रिप्रेजेंटेशन है। इस वजह से भी हो सकता है या और भी कोई कारण हो सकते हैं, पर स्ट्रक्चरली ये बजट मुझे काफ़ी नॉन डिस्क्रिप्ट लगा, मुझे इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखा। और थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, वो काफ़ी समय से डिमांड था, जैसे एंजल टैक्स, बट ब्रॉडली इस बजट में कुछ डायरेक्शन नहीं है। ये कोई 1991 या 1997 या इस तरह का बजट नहीं है जिससे एक देश को कोई दिशा मिल पाए। हो सकता है आने वाली फरवरी के बजट में वो मिले, पर कम से कम इस बजट में तो वो नहीं दिखा। होपफुल रहना चाहिए कि हो सकता है जो इस बार नहीं हुआ वो नेक्स्ट टाइम हो जाए। बाकी आपने मिले जुले से रिएक्शंस दे दिए हैं और बहुत तफसील से आपने बजट पर भी बात की, इलेक्शंस पर भी बात की, और क्या कुछ नीतियां जिनमें बदलाव की ज़रूरत है भारत सरकार के लिहाज से, वो भी आपने खुलकर बात की। चंदन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ भारत की शान में आज के लिए जुड़ने के लिए। इसी के साथ भारत की शान में अभी के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है।